नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। जिला विशेष की सीरीज़ आपको पता है हम लेके आते हैं, जिसमें हम हर डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं और आज बारी किसकी होने वाली है? आज बारी है भीलवाड़ा की। हम ऑलरेडी काफ़ी क्लासेस कवर कर चुके हैं जिला विशेष में, जो कि रह चुकी हैं जयपुर, उदयपुर और राजसमंद के ऊपर। तो जिसने भी वो क्लासेस अटेंड नहीं की हैं, तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। जैसे कि हम मेवाड़ के क्षेत्र को पढ़ रहे थे और ऑलरेडी हमने उदयपुर और राजसमंद पढ़ लिया है, तो आज बारी है भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा के बारे में हम आज क्या-क्या जानेंगे क्लास में? तो हम देखेंगे भीलवाड़ा के इतिहास के बारे में, उसके भूगोल, उसकी जलवायु के बारे में। हम थोड़ी-सी अर्थव्यवस्था भी देखेंगे, सेंसस को देखेंगे, हम वहाँ का टूरिज़्म, पर्यटन देखेंगे। वहाँ का जो आर्ट एंड कल्चर है या वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ के जो पढ़ है इम्पोर्टेंट, जो भी इम्पोर्टेंट लोक संगीत हैं, ट्रेडिशंस हैं, हम सबको देखेंगे इस क्लास के थ्रू। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? हम बात करेंगे भीलवाड़ा के ओरिजिन के बारे में, कि भीलवाड़ा का कॉन्टेक्स्ट क्या है, बेसिक ट्रिविया क्या है भीलवाड़ा का, उसका नाम कैसे पड़ा, उसको और किन नामों से जाना जाता है। तो हम बात करें पहली बात तो भीलवाड़ा की। जो भीलवाड़ा है, उसका ऑफिशियल नेम है भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये तो आपको पता ही होगा। किस डिवीजन में आता है? ये आता है अजमेर डिवीजन में। इसके हेडक्वार्टर्स हैं भीलवाड़ा सिटी में और ये है व्हीकल रजिस्ट्रेशन कोड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अजमेर डिवीजन में आता है। अब बात करते हैं कि इसके नाम कैसे पड़े। इसके बाद हमको काफ़ी सारी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, पर 2 सबसे प्रचलित जो 2 फ़ोक स्टोरीज़ हैं या जो 2 अवधारणाएँ हैं जो हमको ज़्यादा सुनने को मिलती हैं, जिन पे ज़्यादा विश्वास रखा जाता है, उनमें से पहली एक है कि इनका नाम पड़ा भील जनजाति से। जो भील जनजाति है वो दक्षिणी पूर्व हिस्सा जो है हमारा भीलवाड़ा का, जो बनास नदी के किनारे है, वहाँ पे हमको भील जनजाति देखने को मिलती थी। ये वही जनजाति थी जो इधर-उधर घूमकर अपना जीवन निर्वाह करती थी, जिनके कोई किले नहीं थे, जिनके कोई बड़े मकान नहीं थे, वही खेती-बाड़ी करना। उसी जनजाति से वो इतनी संख्या और इतनी उनकी इम्पोर्टेंस थी कि उससे कहते हैं कि भीलवाड़ा का नाम पड़ा भील। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि यहाँ पे हमको टकसाल मिलता है। कहाँ का? मेवाड़ का टकसाल मिलता है। वहाँ पे जो सिक्के मिले हैं उनसे इसका नाम पड़ता है। जिले का नाम इस ऐतिहासिक प्रशासनिक महत्व है क्योंकि टकसाल से है। यहाँ पे हमको माधोशाही सिक्के भी मिलते हैं। अब ये सब तो हो गया कि भीलवाड़ा का नाम कैसे पड़ा। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम भीलवाड़ा की वो कौन सी प्रसिद्ध चीज़ें हैं जिनसे हमको जानने को मिलता है कि भीलवाड़ा को और क्या-क्या कहा जाता है। तो भीलवाड़ा को कहते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर। अब कोई बता सकता है कि मैनचेस्टर किस लिए फेमस है? क्या रेलेवेंस है मैनचेस्टर की? व्हाय? ठीक है, आप बताइए। ठीक है, तो इसको हम राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, तो हमको मालूम तो होना ही चाहिए कि मैनचेस्टर क्यों कहते हैं, मैनचेस्टर की क्या रेलेवेंस है। इसको हम और भी कहते हैं टेक्सटाइल सिटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको बहुत तरीके का जो वस्त्र का उत्पादन है वो देखने को मिलता है, जैसे वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। इसको माइका की सिटी भी कहते हैं क्योंकि माइका प्रोसेसिंग हब्स जो हैं, यहाँ पे हमको काफ़ी देखने को मिलते हैं, जिन्हें लोकल टर्म में हम बोडल कहते हैं। इसको तालाबों की यानी कि किसकी? पॉन्ड्स की। ठीक है, पॉन्ड्स की नगरी भी कहा जाता है। हिस्टोरिकली नोन फॉर मेनी लेक्स नहीं होगा, पॉन्ड्स होगा। ठीक है, तालाबों की नगरी है ये। लेक्स के लिए कौन फेमस है? उदयपुर फेमस है। तो यहाँ पे बहुत सारे हमको पॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। कपड़ा निर्मातक शहर का दुर्ग जो है 2009 में इनको हमको ये जो टैग है ये मिला है। कई जगह हमको ये देखने को मिलता है कि ये 2001 में मिला था। बट जो 2 तथ्य हैं वो 2001 और 2009 के बीच में वेरी करते हैं। कहा जाता है कि सरकार ने 2009 में इनको इस टेक्सटाइल सिटी का जो टैग है उससे नवाजा था। आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन-सा जो है तथ्य है जो रेलेवेंट है और ऑथेंटिक है। ठीक है, आपको भी आप थोड़ी मेहनत कीजिए, बताइए। अब आप बात करते हैं ज्योग्राफिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन बाउंड्रीज के बारे में कि आखिरकार भीलवाड़ा किस जगह हमको राजस्थान में देखने को मिलता है। तो ये है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसके? भीलवाड़ा के। इस एलिवेशन पर यानी लगभग 421 मीटर ऊंचा हमको इसका स्थल देखने को मिलता है। किससे? जो हमारा समुद्री लेवल है उससे। अब बात करते हैं इसकी सीमा की कि जो भीलवाड़ा के आसपास है, तो भीलवाड़ा किससे अपनी सीमाएं शेयर करता है, साझा करता है। तो नॉर्थ में अजमेर है, ईस्ट में कोटा है, दक्षिण में क्या है? उदयपुर है, डूंगरपुर और उदयपुर। पश्चिम में है राजसमंद और मध्य प्रदेश से ये लगभग 16 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है। ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बहुत बार पूछा जाता है भीलवाड़ा के बारे में कि वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो मध्य प्रदेश से अपनी 16 किलोमीटर की जो है बाउंड्री शेयर करता है। काफ़ी छोटी-सी बाउंड्री है, आपको मैप में देखने को मिलती होगी।
बात करते हैं एरिया और इसके कवरेज की और इसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की। तो कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो लगभग 10,455 का हमको क्षेत्रफल देखने को मिलता है। उसके साथ में हम देखते हैं कि लगभग 3% जो हिस्सा है राजस्थान का उसमें भीलवाड़ा आता है और राज्य में जो इसकी स्थिति है वो 12वां सबसे बड़ा जिला हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से हमको क्या डेमोग्राफिक्स यानी कि जो पॉपुलेशन है उसकी जो डेटा होता है उसको डेमोग्राफिक कहते हैं। तो डेमोग्राफिक्स क्या देखने को मिलते हैं और पॉपुलेशन क्या देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कुल जनसंख्या की तो लगभग 24 लाख के लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। वहीं हमको पुरुष 12 के लगभग और महिलाएं 11 के लगभग है। तो बहुत ही एकदम समांतर सेक्स रेशियो हमको यहाँ देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। राज्य में इनकी स्थिति देखी जाए तो 10वीं सबसे अधिक आबादी वाला जिला इसको कहते हैं और यहाँ की जो डिकेडल ग्रोथ है वो लगभग 19% है, जो कि अच्छी है। जनसंख्या घनत्व देखें तो लगभग 230 व्यक्ति रहते हैं पर वर्ग किलोमीटर में। यहाँ पे मेरा आपसे सवाल, जयपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, आप मुझे बताइए। देखिए, जब भी आप कोई भी फैक्ट या कोई भी तथ्य कोई भी कंटेंट पढ़ रहे होते हैं तो सिर्फ उसको उस टाइम पे मत पढ़ा करिए। जैसे कि आप अभी बात कर रहे हैं सेक्स रेशियो की, यहाँ पे हमने सेक्स रेशियो देखा तो आपके लिए इमीडिएट आपको माइंड में ये क्लिक होना चाहिए कि राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसका सेक्स रेशियो सबसे अच्छा है, कौन सा है जिसका अच्छा नहीं है। अगर हम डिकेडल ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो तुरंत हमारे माइंड में बात आ जानी चाहिए कि कौन है जिसका डिकेडल ग्रोथ सबसे अच्छा है और कौन सा है जिसका डिकेडल ग्रोथ सबसे खराब है। देखिए, एक टॉपर में और एक सिंसियर स्टूडेंट्स में यही अंतर होता है कि नॉर्मली आप क्या करते हैं, जो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो सिंसियरिटी से किस तरह से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो जो लिखा हुआ है सामने बस उतना पढ़ते हैं। बाकी जो एक समझदार और सिंसियर स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, एनालिसिस करता है फैक्ट की जो उसकी आंखों के सामने मौजूद है। अब हम बात करते हैं किसकी, लिटरेसी रेट की। देखिए, लिटरेसी रेट जो भीलवाड़ा का है वो हमको देखने को मिल रहा है कि बहुत कम है, खासकर महिलाओं का जो लिटरेसी रेट है वो काफी कम है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से शायद ये पॉइंट इतना आपके लिए लाभकारी ना हो, बट मेंस के पर्सपेक्टिव से आपके लिए ये डेटा और ये फैक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहीं पे आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि किस डिस्ट्रिक्ट में जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो लोवेस्ट है, बताइए। देखिए, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और आप मुझे हाईएस्ट भी बताइए, हाईएस्ट भी बताइए फीमेल लिटरेसी रेट। देखिए, जब आपको थोड़ा आलस आता हो शायद कमेंट बॉक्स में आंसर करने में, तो आप एक नॉर्मल चीज किया कीजिए। जैसे कि मैंने आपसे कोई सवाल पूछा, यहाँ पे मैंने आपसे पूछा तो आपको अगर लिटरेसी रेट बताना है तो आप क्या करो, फीमेल लिटरेसी रेट हाईएस्ट आगे लिख दो, सेम फीमेल लिटरेसी रेट लोएस्ट आगे लिख दो। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हो। इससे पता चलता है कि आपने या तो तथ्य आपको आता था या आपने मेहनत की उस तथ्य को खोजने की और फिर उसका जवाब लिखा। इट शोज योर सिंसियरिटी। ओके, बात करते हैं लिंग अंतराल की यानी डिफरेंस की। 28% पॉइंट, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये लगभग क्या था, लिंग डिफरेंस अंतराल है। अब बात करते हैं किसकी, अर्बन रूरल डिस्ट्रीब्यूशन यानी शहरी और ग्रामीण डिस्टर्बेंस की। तो लगभग ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 78.7% है, जो मोस्टली फार्मर ओरिएंटेड है यानी कृषि आधारित है, यानी कि ये सब लोग फार्मर्स हैं और खेती बाड़ी करते हैं। शहरी जनसंख्या लगभग 21% है, जो काफी कम है, लेकिन जो भी है वो औद्योगिक क्षेत्र है। जैसे माइका यहाँ पे हमको काफी देखने को मिलता है, टेक्सटाइल का काफी काम है। तो इन सब औद्योगिक क्षेत्रों में और केंद्रों में निहित है। बात करते हैं यहाँ की रिलीजियस कॉम्पोजिशन की, जो कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ की रिलीजियस कॉम्पोजिशन किस डिस्ट्रिक्ट की, किस जिले की सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहाँ पे आपको कोई ऐसा तथ्य, ऐसा फैक्ट देखने को मिलता है जो राजस्थान के किसी और जिले में देखने को नहीं मिलता। जब हमने बात की थी किसके बारे में, उदयपुर के बारे में बात की थी, तो उदयपुर का एक डिस्ट्रिक्ट, उदयपुर का एक क्षेत्र था, कौन सा, रणकपुर। वहां पे हमने देखा था कि उस रणकपुर को, क्योंकि वो जैनिज्म का एक तीर्थ स्थल है, इस वजह से जो जैनिज्म की पॉपुलेशन हमको उदयपुर में काफी देखने को मिलती है, इसलिए वहां का वो जो पॉपुलेशन है इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। बात करते हैं एससी और एसटी पॉपुलेशन की, तो लगभग एससी यहाँ पे 16% है और एसटी लगभग 9% है। जो पॉपुलेशन है उसका कुल एससी एसटी लगभग यहाँ पे 26% है। अब बात करते हैं हम यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, यानी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, कैसे यहाँ पे सिविलाइजेशन आई, यहाँ की स्टोन एज कैसी है, यहाँ पे हमको कौन से मेजर साइट्स और मेजर इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं, ये किसका हिस्सा है, ये एंशिएंट हिस्ट्री का हिस्सा है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोन एज और आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में। तो यहाँ पे हमको बनास नदी के सहारे काफी सारे सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, जिसकी बात हम किस में कर चुके हैं ऑलरेडी, राजसमंद में मैं आपको बता चुकी हूँ।
उदयपुर में मैं आपको बता चुकी हूँ। पाषाण के आपको उपकरण देखने को मिलते हैं। वेश्यस्थल बनास नदी के किनारे यहाँ आपको विशेष हमको सोर्सेज और बहुत सारे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। बात करते हैं प्रमुख समृद्ध स्थल की। सबसे पहले बागोड़ है, ये कोठारी नदी के किनारे है और ये मध्य पाषाण काल के साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं और प्राचीनतम पशुपालन के प्रमाण हमको यहीं से मिलते हैं। वहीं उजियाना, ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और मैं फिर भी आपको एक बात बता रही हूँ, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो ऐसा ना हो कि उसके हाथ से और उसके माइंड से कोई कॉन्सेप्ट मिस हो जाए। हाँ, एक बात जरूर रहेगी कि मेवाड़ की जो डायनेस्टीज हैं, जो हमने गुहिल वंश पढ़ा था, वो गुहिल वंश को हम आज डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा आपको बेसिक बताया जाएगा। बाकी गुहिल वंश डिटेल में राजसमंद और उदयपुर में कवर कर दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं उजियाना के बारे में। राजस्थान की प्रथम चित्रित व अलंकृत गुफा यहाँ पे मिली है। वहीं हमीरगढ़, यानी जिसे हम लाछुड़ा कहते हैं, वहाँ प्राचीन सभ्यता का स्थल है। और जहाजपुर, ये महाभारत कालीन के यहाँ पे अवशेष मिलते हैं। यह क्षेत्र खेराड़ भी कहलाता है। ये हो जाते हैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे, इसी को आगे बढ़ाते हो, स्टोन एज को जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने देख लिए मेजर साइट्स तो हमने देखी ली। अब हमको इंपॉर्टेंट है कि हम ये देखें कि मेजर इंस्क्रिप्शंस कौन कौन से मिलते हैं, कौन कौन से अभिलेख हैं जो हमको भीलवाड़ा में या मेवाड़ के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं बिजौलिया शिलालेख की, जो पाशाद मंदिर की चट्टान पे हमको मिलती है। यहाँ के रचयिता कौन थे? गुणभद्र। ठीक है, और उत्कीर्णक कौन थे? गोविंद। निर्माण करवाया था किसने? दिगंबर जैन श्रावक लोलाक ने। इससे बात करते हैं, इसने चौहान वंश की जानकारी यहाँ पे हमको मिलती है। कौन सी जानकारी मिलती है हमको यहाँ चौहान वंश की? यहाँ पे हमको पता चलता है कि ये वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताए गए हैं। अजमेर और सांभर के चौहान, कहाँ के? अजमेर और सांभर के चौहान ब्राह्मण बताए गए हैं वत्स गोत्र के। ये हमको किसमें? बिजौलिया शिलालेख में देखने को मिलता है। वहीं सांभर झील का निर्माता हमको कौन है? ये भी देखने को मिलता है, वो थे वासुदेव चौहान। ये भी बिजौलिया शिलालेख में ही हमको देखने को मिलता है। वहीं ऊपरमाल के पठार यहाँ पे जो है, उसे उत्तरमादीय उत्सर्ग भी कहा गया है। ये है आपका क्या? बिजौलिया शिलालेख। आप मान लीजिए अगर पूरे राजस्थान के इतिहास में कोई कुछ चुनिंदा शिलालेख हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो उनमें बिजौलिया शिलालेख का नाम सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, बात करते हैं नानसा यूपलेख के बारे में। तड़ाक तालाब में ये स्थित है। तालाब सूखने पर ही पढ़ा जा सकता है, इसलिए इसकी एक खास बात है कि जब तालाब सूख जाता है तब उस पे ये अभिलेख है, तभी हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये शको यानी इसको शाक कहते हैं, हमने पढ़ा होगा, शाक डायनेस्टी। ठीक है, शाक डायनेस्टी के काल में सोम द्वारा इनको निर्मित किया गया था। इसमें परिश्राज राज यज्ञ यानी 6 रातों को जो यज्ञ कराई जाती है उसका वर्णन है, और शक्ति गुरु से ये संबंधित है। अब बात करें हम जगन्नाथ कछवार लेख की, तो यहाँ 32 खंभों की छतरी से संबंधित है। यहाँ जो सिक्के मिलते हैं, जो टकसाल मिलते हैं, बिलारी सिक्के व माधवशाही सिक्के, यहाँ के टकसाल में डाले जाते थे। ठीक है, अब हमने देख लिया शिलालेख कौन से मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस देख ली, हमने उजियाना जैसी साइट्स देख ली, हमने देख लिया बनास नदी के किनारे हमको क्या क्या मिलता है। ये हमने इंपॉर्टेंट बेसिक कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? हिस्टोरिकल फॉर्मेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन के बारे में, यानी कि जो आज एट प्रेजेंट हमको भीलवाड़ा देखने को मिलता है, उसकी कंसोलिडेशन कैसे हुई, कैसे वो आज की जो स्थिति है उसमें आया। सबसे पहले बात करेंगे इंडिपेंडेंस एरा फॉर्मेशन, स्वतंत्रता के समय का गठन कैसे हुआ। तो वर्ष 1948-49 में मेवाड़ राज्य में स्थित शाहपुरा रियासत का ये पार्ट था, यानी कि जो मेवाड़ है उसके तो काफी हिस्से थे। ठीक है, मेवाड़ के तो काफी हिस्से थे, और उसमें जो शाहपुरा थी, ठीक है, शाहपुरा जो थी किसका पार्ट थी? मेवाड़ का पार्ट थी। ठीक है, उसका हमको ये पार्ट देखने को मिलता है, जो कि है भीलवाड़ा। ठीक है, एकीकृत नाम संयुक्त राजस्थान या यूनाइटेड राजस्थान में हमको इसको देखने को मिलता है, और वर्तमान जो हमारी प्रशासनिक संरचना है ये अजमेर डिवीजन में आता है। ठीक है, अजमेर डिवीजन का भाग है क्या? भीलवाड़ा। बात करते हैं एंशिएंट और अर्ली हिस्ट्री की, तो जो प्री हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है पैलेलिथिक, जो हमको 5000 से लगभग 2 लाख वर्ष पहले के हैं, उसमें हमको काफी मानव बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। इसी में जो भील ट्राइब की मैंने आपसे बात की है, जो भील ट्राइब है जिसपे इसका नाम पड़ा है, उसी का हमको यहाँ पे रेलेवेंस देखने को मिलता है कि यही भील ट्राइब उस टाइम पे वहां मौजूद थी, जिसके वजह से यहाँ पे इसका नाम भीलवाड़ा पड़ा। बात करते हैं एशियन सिविलाइजेशन कंटेक्स्ट की, यानी कि इसका एशियन सिविलाइजेशन जो हमारा रहा है उससे क्या कंटेक्स्ट है। बात करें मेवाड़ क्षेत्र के हिस्से की, तो भीलवाड़ा मेवाड़ क्षेत्र का ऐतिहासिक भाग रहा है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और इंडस घाटी सभ्यता के साक्ष्य सीधे भीलवाड़ा में नहीं मिले हैं। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर
स्टेटमेंट बना दिया जाए तो क्या इंडस के साइड्स के साक्ष्य या सबूत या सोर्स हमको मिलते हैं? तो हमको नहीं मिलते हैं यहाँ पे। बात करें ट्राइब्स की तो भील जनजाति है, यहाँ पे हम देख चुके हैं, और सिख जनजाति भी यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। ये सिख, ठीक है। बात करते हैं मिडिवल पीरियड और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि ऑफ कोर्स जब हमने देखा है, जब हम उदयपुर भी पढ़ रहे थे और हम राजमहल भी पढ़ रहे थे, तो काफी मुगल हमको इंटरफेरेंस देखने को मिलता है बाद में जाके, ठीक है। हमको देखने को मिलता है किसके, चित्तौड़गढ़ के टाइम पे, जो हमने पढ़ा था किसमें, उदयपुर में पढ़ा था। तो मुगल इंटरफेरेंस तो हमको काफी देखने को मिलता है राजस्थान में। वहीं मेवाड़ किंगडम की बात करें तो राजस्थान में मेवाड़ राज्य का हिस्सा है। शासक राणा और राजा यहाँ के राजा थे। कौन थे? राणा। ये कैसे थे, मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ, फिर भी जो पहली बार क्लास ले रहा है। तो हमारे पास एक गुहिल डायनेस्टी थी, ठीक है, जो आगे जाके दो शाखाओं में विभाजित हो गई थी। एक थी राणा, जो सिसोदा गांव जिनको मिला था फ्यूड में, सामंत थे वो वहां के, इसलिए उन्होंने दो उपाधि लेना स्टार्ट किया था। एक थी राणा और दूसरी थी सिसोदिया, ठीक है। यहाँ थे कौन? रावल। तो हमको ये देखने को मिलते हैं किसमें? भीलवाड़ा में। बात करते हैं आगे, उत्तर भारतीय मुगल प्रशासन की सीमांत यहाँ पे हमको प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं शाहपुरा रियासत में स्वतंत्रता रियासत के रूप में ये मान्य रही, और प्रशासनिक संरचना विकेंद्रित जागीरदारी व्यवस्था यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री कंसोलिडेशन की, यानी कि जो शाहपुरा प्रिंसली स्टेट है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। जो स्थिति है भीलवाड़ा में ये है, और मध्यकालीन काल से आधुनिक युग तक ये इसी का हिस्सा रहा है। विलय कब हुआ? 1948 में। और अगर हम राजनीतिक संरचना की बात करें तो हम ऑलरेडी इसको देख चुके थे, एकीकरण भी हम इसको देख चुके हैं कब हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं बिजौलिया मूवमेंट की। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री पे आते हैं और हम बिजौलिया मूवमेंट की बात नहीं करते, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंस्क्रिप्शंस के बारे में, ठीक है, जैसे इंस्क्रिप्शंस में ये इंपॉर्टेंट है, वैसे यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बिजौलिया फार्मर मूवमेंट। जो बिजौलिया फार्मर मूवमेंट है उसकी काफी बड़ी हिस्ट्री रही है। क्या हिस्ट्री रही है बिजौलिया फार्मर मूवमेंट की? देखिए, जो बिजौलिया मूवमेंट है वो हमको 3 फेजेस में देखने को मिलता है। कितने? फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज। 3 फेजेस हैं मोटा मोटा बिजौलिया मूवमेंट के, जो हमको देखने को मिलते हैं। और ये मूवमेंट कितने वर्ष तक चला? लगभग 44 ईयर्स तक ये मूवमेंट चला है, जैसे कि यहाँ पे आपको फेजेस भी देखने को मिल रहे होंगे। अगर हम बात करें तो राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन था वो जो हमारी भीलवाड़ा में शाहपुरा, जो हमारी प्रिंसली स्टेट थी उनकी शाहपुरा, उन्होंने कितने टाइप के टैक्सेस लगा रखे थे अपने फार्मर, अपने पीजेंट्स के ऊपर? 84 टाइप के टैक्सेस लगा रखे थे, जिसमें अजीब अजीब से टैक्सेस थे। जैसे शादी करनी है तो टैक्स देना पड़ेगा, चेरी टैक्स देना पड़ेगा, जो तलवार की आप रखते हो उसकी मेंटेनेंस है उसका टैक्स देना पड़ेगा। इतने सारे टैक्सेस थे कि जो नॉर्मल किसान था वो इसको पे करते करते उसके पास कुछ बचता नहीं था। तो इसीलिए इस रेजिस्टेंस को हटाने के लिए इस चीज की शुरुआत हुई थी। और किसने की थी? साधु सीताराम दास ने की थी। चेरी कर का विरोध, चेरी एक कर का नाम लिया गया है, बट ऑलमोस्ट उन्होंने हर कर का विरोध करने के लिए, ये बताने के लिए कि जो पीजेंट्स हैं वो भी रिवोल्ट कर सकते हैं, उन्होंने बिजौलिया आंदोलन की असली शुरुआत की। इनके अगर हम फीचर्स की बात करें कि जो साधु सीताराम दास थे, ये बहुत इम्पोर्टेंट इनका रोल रहा है, क्योंकि गांधी से पूर्व गांधीवाद का जो कॉन्सेप्ट है नॉन वायलेंस का, किसका कॉन्सेप्ट है? नॉन वायलेंस का, उसको ये फॉलो करते थे। ये किससे इंस्पायर्ड थे? इंस्पायर्ड किससे थे? इंस्पायर्ड बाय भक्ति प्लस जैन। जो हमारा भक्ति मूवमेंट था और जो हमारा जैनिज्म का कॉन्सेप्ट था, उसका जो नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट था, उससे ये इंस्पायर्ड थे। वहां पे हमको ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, साधुराम सीता दास के बारे में और ज्यादा बात करें, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमको क्या करना है? रेजिस्ट करना है, हमको मना करना है कि हम ये टैक्स नहीं देंगे। बट हमको किसका प्रयोग नहीं करना है? हमको वॉयलेंस का, यानी कि लाठियों का, इन सब का इस्तेमाल नहीं करना है, वॉयलेंस का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। अब हम द्वितीय चरण की बात करें तो द्वितीय चरण में ये एंटर हुआ 1901 में। ये किसके द्वारा एंटर? विजय सिंह पथिक, यानी जिनको हम भूप सिंह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूप सिंह भी कहते हैं, ठीक है। जब ये इम्प्रिजन हो गए थे, इनको बाद में क्या कर दिया गया था? इम्प्रिजन
कर दिया गया था, ये जेल चले गए थे और ये इनको हम कहते हैं भूप सिंह। इन्होंने जो इस्तेमाल किया था वो थोड़ा डिफरेंट था। किससे? साधु सीताराम दास थोड़ा डिफरेंट था। इनका नेचर ऑफ वायलेंस थोड़ा सा आक्रामक था। ये वायलेंस का प्रयोग करते थे। ये कहते थे कि डायरेक्टली एकदम उन पे गिड़गिड़ाओ मत, है ना? उनको ये मत बोलो कि हम सिर्फ रजिस्ट करेंगे। आप थोड़े से जो एकदम वायलेंट तो नहीं था बट थोड़ा सा एक्सट्रीम मूवमेंट था इनका। तो एक्सट्रीम वर्जन हमको किसका देखने को मिलता है? इसका यहाँ पे देखने को मिलता है किसका? विजय सिंह पथिक का। ठीक है, ये भी किसके अगेंस्ट थे? ये भी सेम वही टैक्सेस के अगेंस्ट ही थे। वहीं हम तृतीय चरण की बात करें तो 1920 में हमको ये देखने को मिलता है और 1920 से 1941 तक हमको ये देखने को मिलता है। इसको किसने लीड किया? माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी और वही सामान्य करके विरोध में थे। ये उस टाइम पे गांधीयन आइडिया से फिर से इंस्पायर थे और सेम विजय सिंह पथिक भी बाद में लेटर फेजेस में इस बिजौलिया आंदोलन के ये भी गांधी मूवमेंट से इंस्पायर्ड हो गए थे। उन्होंने भी अपना जो मूवमेंट था उसको टोन डाउन कर दिया था और नेचर में नॉन वॉयलेंट कर दिया था। ठीक है, वॉयलेंट नहीं रहा था फिर ये। ठीक है, आगे बात करते हैं किसकी? आगे हम बात करेंगे प्रमुख नेता और जो की लीडर्स रहे हैं। जैसे हमने सीताराम दास के बारे में बात की, हम थोड़ा और जान लेते हैं कि भूमिका काफी प्रारंभिक नेतृत्व की रही थी और जनता को उन्होंने इनिशियली एकजुट जो किया था, यूनाइट किया था, वो किसने किया था? सीताराम साधु सीताराम दास ने किया था। ठीक है, मृत्यु के बाद विजय सिंह पथिक ने इसको आगे बढ़ाया। ये जो फार्मर तबका है इससे संबंध नहीं रखते थे। ये किससे संबंध रखते थे? मार्शियल कम्युनिटी से संबंध रखते थे, बट फिर भी इन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया। इनका उपनाम भूप सिंह भी है और फिर ये बाद में उसके मुख्य नेता बने। आंदोलन में इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है कि उन्हें इस आंदोलन को नेशनल लेवल की जो इंपॉर्टेंस दिलाई थी, रिकॉग्निशन दिलाई थी, किस पे? भारत के लेवल पे, नेशनल लेवल पे इसको इंपॉर्टेंस दिलाई थी। अंग्रेजों की आंख में, गांधी की आंखों में हमने बिजौलिया आंदोलन को जो एक पहचान मिली थी वो किसके थ्रू मिली थी? विजय सिंह पथिक के थ्रू मिली थी। गांधी से इनको मिलवाया गया था और माणिक्यलाल वर्मा की अगर हम बात करें तो इनकी इन्होंने इसको राजनीतिक यानी पॉलिटिकल वे दिया था, पॉलिटिकल इसको रास्ता दिया था और इनको राष्ट्रीय नेताओं से संपर्क में कराया था। किसको? इस मूवमेंट को एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनाया गया था। इस मूवमेंट को एक नेशन वाइड मूवमेंट बनाया गया था। इसके किस फेज में? सेकेंड एंड थर्ड फेज में। वहीं हम बात करें किसकी? रामनारायण चौधरी की, तो इनकी भूमिका रही संगठन निर्माण की, यानी इस पूरे मूवमेंट को संगठित किया था, उसका निर्माण करने में, उसको और डेवलप करने में इन्होंने उसकी मदद की। बात करें हम जमनालाल बजाज की तो ये इसके प्रधान नेता थे, है ना? इन्होंने इसको आर्थिक सहायता प्रोवाइड कराई थी। कोई भी जो मूवमेंट होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए, जिंदा रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए, लोगों की नजर में बेहतर आने के लिए आर्थिक सहायता की मदद होती है। तो जमनालाल बजाज हमको यहाँ पे इस पर्सपेक्टिव में देखने को मिलते हैं। वहीं अगर महात्मा गांधी की बात करें तो उन्होंने महादेव देसाई को यहाँ भेजा था जांच के लिए कि देखो क्या हो रहा है, किस लेवल पे है, जो बोला जा रहा है वैसा ही एग्जिस्ट करता है या कुछ डिफरेंट है। और विजय सिंह पथिक को यहाँ से पहचान मिली थी नेशनल वाइड और गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन भी किया था। ठीक है, वहीं पे बात करें बाराट परिवार के बारे में तो इनकी भी काफी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री रही है। ये शाहपुरा से थे और सबसे पहले हम केसरी सिंह बाराट की बात करें तो उन्होंने लिखी थी बेतानी रा हुनाट्या। ये क्या लिखी थी उन्होंने? बेसिकली जब कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन वहां पे थे। उन्होंने इनविटेशन भेजा था किसको? महाराणा फतेह सिंह को इनविटेशन भेजा था कि आओ दिल्ली आने के लिए। बट ये जो लेगेसी थी महाराणा प्रताप की उसको देखते हुए ये काफी बड़ा अपमान माना जा रहा था। इसलिए किसने? केसरी सिंह बाराट ने कितने 13 सोरठों का एक क्या लिखा था? कंपाइलेशन लिखा था। वो किसको भेजा था? महाराणा फतेह सिंह को भेजा था और ये पढ़ के उन्होंने अपना माइंड चेंज कर दिया था और फिर वो दिल्ली नहीं गए थे और ये काफी फेमस है लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वहीं बात करें हम जोरावर सिंह के बारे में तो 1912 में कब? 1912 के लगभग 23 दिसंबर की बात है, लगभग 23 दिसंबर 1912 में वांडी चौक पे जो दिल्ली बम कांड हुआ था वहां पे हमारे टाइम पे वो कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। और उस टाइम पे ये जो कांड हुआ था इसको इस हमले को किया किसने था? इस हमले को किया था बसंत कुमार ने। किसने किया था? बसंत कुमार ने। इसमें और कौन कौन शामिल था? बहुत लोग शामिल थे। सत्येंद्र नाथ सान्याल शामिल थे, ठीक है, और भी लोग शामिल थे। इसमें जोरावर सिंह भी शामिल थे इस कांड में, इस बात को मुकाम देने के लिए और फिर बाद में फिर भूमिगत कर दिए गए थे। बात करें प्रताप सिंह बाराट के बारे में तो इन्होंने बनारस का जो केस हुआ था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। पुलिस ने इनको काफी ट्रॉमेटाइज किया था, काफी प्रेशराइज किया था, काफी इमोशनल करने की कोशिश की थी इनकी माँ के बारे में बोल के कि आप बता दो बाकी साथियों का नाम जो भी इस बनारस केस में इन्वॉल्व थे, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया था। उन्होंने ये कहा था कि मेरी माँ को
हंसाने के लिए हजारों माओ को नहीं रुलाने दूंगा, मतलब सिर्फ मेरी माँ खुश हो जाए इसके लिए मैं बाकी माओ को नहीं रुलाऊंगा, इसलिए उन्होंने उनका नाम नहीं बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हुरडा सम्मेलन के बारे में, जो 17 जुलाई 1734 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। मराठों से निपटने हेतु राजपूत राजाओं का यह संगठन था और सवाई जय सिंह, दुर्जन साल, दलेल सिंह, अभय सिंह, गोपाल दास करौली, ये सब इसमें इन्वॉल्व थे। शाहपुरा प्रजामंडल की बात करें तो 1938 में बनी, इसका नेतृत्व रमेश चंद्र ओझा, आरजी ओझा ने किया। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? धार्मिक संप्रदाय की। हम बात करेंगे रिलीजियस सेक्स की। रिलीजियस जो इंफॉर्मेशन हमको मिलती है किसके बारे में? भीलवाड़ा के बारे में। वहां बहुत सारे संप्रदाय देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राम स्नेही संप्रदाय की। इसके संस्थापक कौन थे? संत रामचरण जी। निर्गुण भक्ति को ये मानते थे, मूर्ति को नहीं मानते थे। गुरु की गद्दी है, राम नाम का महत्व इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। राम यहाँ दशरथ पुत्र नहीं बल्कि निर्गुण नाम है, यानी निर्गुण जो राम है, ठीक है, कहते हैं ना जिसका कोई अंत नहीं है, जो सुप्रीम है, वो निर्गुण राम की यहाँ बात करते हैं। दशरथ के पुत्र राम से इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। बात करते हैं होली के बाद जो फूल डोल महोत्सव होता है, वहां सभी शाखाएं एकत्र होती हैं। ठीक है, 4 शाखाएं, कौन कौन सी शाखाएं इनको हम याद कैसे रख सकते हैं? शाहपुरा में है मुख्य जो हमको देखने को मिलती है, जो भीलवाड़ा है, फिर खेड़ापा, फिर सेंतल और रेन, ये जोधपुर में है, एक बीकानेर में है और एक रेन हमको कहाँ देखने को मिलती है? नागौर में देखने को मिलती है। इनके प्रमुख संत कौन है? शाहपुरा में जो है, भीलवाड़ा में संत रामचरण जी, जो खेड़ापा में है रामदास जी, सेंतल में जो है हरिराम दास जी और रेन में जो है संत आप जी। बात करें देव नारायण जी की, जो आसीन में है, आसीन के गुर्जरों का तीर्थ स्थल है, ये खारी नदी के किनारे हमको देखने को मिलता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मालासिरी डुंगरी में हुआ था। उसके मुख्य देवता विष्णु के अवतार माने जाते हैं। नीम गोबर का यहाँ पर महत्व बताया जाता है। इनकी फड़ राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है, जो जंतर वाद्य के साथ गाई जाती है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, तथ्य किसका? भीलवाड़ा का। फड़ के पॉइंट, आपको पता है फड़ से बहुत सवाल बनते हैं, फड़ से तो काफी ज्यादा सवाल बनते हैं और सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि सबसे लंबी फड़ किसकी है, तो सबसे लंबी फड़ किसकी है? देव नारायण जी की है। बात करते हैं आगे मंदिर एवं लोक देवी देवताओं के बारे में। तो जोगी नारायण जो माता है वो कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। तिलस्वा महादेव, हरणी महादेव, धनोक माता, मंदाकिनी मंदिर है यहाँ पे बिजौलिया में जो देखने को मिलता है। वहाँ बाईसी महारानी का मंदिर है, धर्म तलाई है। ठीक है, भीलवाड़ा मॉडल जो कोरोना काल में हम बहुत फेमस हुआ था, वो यहाँ पे इस तालाब से रिलेटेड है। बात करें छतरियों के बारे में, दुर्गों के बारे में और बावड़ियों के बारे में, जो काफी फेमस है। छतरियों पे तो काफी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे फड़ पे काफी क्वेश्चन बनते हैं। बात करते हैं मांडलगढ़ दुर्ग की, पर्यटन की दृष्टि से काफी प्रमुख है। यहाँ राणा सांगा की छतरी और कुंडेश्वर चारेश्वर मंदिर देखने को मिलता है। वही बनेरा का किला है। फिर छतरी हमको किसी भी मतलब राणा सांगा की छतरी, जगन्नाथ कछुआ की छतरी, गंगाबाई की छतरी। ठीक है, बनेरा के किला को हम क्या कहते हैं? भीलवाड़ा का खुजरा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भीलवाड़ा का खजुराहो। बावड़िया की बात करें तो चमना बावड़ी, सीताराम जी की बावड़ी और चौरी बावड़ी यहाँ पे हम देखो देखने को मिलती है। ये सब बिल्कुल डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, इनको तो याद आपको करना पड़ेगा। वो पर्टिकुलर एक रिपीटेटिव रिवीजन के बाद ही ये यादें होंगी, बट ये सारे फैक्ट्स वो हैं या तो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं या संभावित प्रश्नों के आधार पर ये कंटेंट बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, कला संस्कृति के बारे में देखते हैं। पटचित्रण शाहपुरा विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई इसको श्रीलाल जोशी और पार्वती जोशी ने। ठीक है, नाना छपाई की बात करें जो शाहपुरा में काफी फेमस है, तो आदिवासियों के यहाँ प्राचीनतम वस्त्र है और देखने को मिलता है। वही नहर नृत्य जो है, जिसे मांडल कहते हैं, शाहजहां काल में आरंभ हुआ था, होली पर होता है और इसको बादशाह की सवारी से डिनोट किया जाता है। वहीं स्वांग देखे तो जानकीलाल भांड, जिसे कहते हैं मंकी मैन, बंदर का रोल करने के लिए काफी फेमस है, इसने इनको ये उपनाम दिया गया है। माच ख्याल की बात करें तो बक्सूराम खिमसेरा है। मेले और त्योहार देखें तो फूल डोल महोत्सव, जैसा कि मैंने आपको बताया था, होली के बाद होता है। ठीक है, नहर नृत्य है, शीतला सप्तमी, रंग तेरस, गोटमार होली, गणगौर, नवरात्र, ये सब हमने डिटेल में उदयपुर में पढ़े थे, ये सब हमने डिटेल में राजसमंद में भी पढ़े थे। बस यहाँ पे आपको सेम ही ट्रेडिशन है, क्योंकि ये सारे एक ही किसमें आते हैं? डिवीजन में आते हैं, संभाग में आते हैं। बात करते हैं अब ज्योग्राफी। कैसी हमको काली मिट्टी यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि ऊंचे पठार पे पाई जाती है। वहीं भारी दोमट यानी हैवी लोम मिट्टी है, रेड सॉइल देखने को मिलती है। क्योंकि जलवायु कैसी है? मानसून पर निर्भर करता है, गर्मी भी तेज होती है, सर्दी में ठंडा रहता है। वही सब जैसा हमको नॉर्मली उदयपुर और राजसमंद में भी देखने के लिए मिला था। रिवर सिस्टम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहले बनास नदी की बात करते हैं, तो इसका उद्गम होता है राजसमंद के जिले से, खिमच की पहाड़ियों से। लगभग कितनी किलोमीटर की ये है टोटल बनास नदी? आई वांट टू आस्क यू, टोटल लेंथ क्या है? टोटल लेंथ क्या है बताइए। लेकिन भीलवाड़ा में कितनी है? 142 किलोमीटर की ही चलती है। जिले का महत्व इसका ये है कि ये इस जिले की जीवन रेखा इसको कहते हैं, क्योंकि इतनी लंबी है। मुख्य सबसे बड़ी नदी है किसकी? भीलवाड़ा में
कोठारी नदी की बात करें तो इसका उद्गम दिवेर के पठार से होता है। बनासी सहायक नदी है और पूर्वी भाग में ये बहती है। खासी नदी वहीं बिजराल के पठार से इसका उद्गम होता है। बनासी सहायक नदी है और मौसमी प्रवाह इसकी विशेषता है। वहीं बेड़च है, ठीक है, मेनाल है, मांडल है। छोटी नदियों में बात करें तो ये सब हमको देखने को मिलती है। ये त्रिकोणीय प्रवाह प्रणाली बनाती हैं कौन कौन, जिसको हम देखने को बनास, बेड़च और मेनाल, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट बांध की, डैम्स की, क्योंकि नदियां हैं उन पर डैम बनाए जाते हैं। आगे के मॉडर्न पर्सपेक्टिव को, नीड्स को देखते हुए तो सबसे इंपॉर्टेंट बांध हमको देखने को मिलता है मेजा बांध, जो भीलवाड़ा में है। सबसे बड़ी सिंचाई की परियोजना यहाँ पे देखने को मिलती है। खिमाच का बांध है, उम्मेद सागर का बांध है जो प्रमुख जलाशय भी है। राणा प्रताप सागर पे बांध है जो कोटा सीमांत और जहाजपुर क्रॉस जिला परियोजना के लिए बनाया गया था। वहीं राजसमंद में भी है, ठीक है। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। यहाँ पे हमको कौन कौन से मेन बायोस्फीयर रिजर्व वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है, उनके बारे में जो प्रिजर्वेशन के लिए बनाए गए हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं मिश्रित शुष्क पतझड़ी वन, यानी कि हमको यहाँ पे मिक्स ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या टीक के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं जो काफी सीमित क्षेत्र में है। अगर हम वाइल्ड लाइफ रिजर्व की बात करें, यहाँ पे हमको कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ रिजर्व देखने को मिलती है, तो बनास बेसिन के क्षेत्र हैं, कुछ संरक्षित क्षेत्र हैं, चंबल की घाटी सीमांत के क्षेत्र हैं, कोटा जिले के पास जो है। विशेष नोट की बात करें तो कोई बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे राजसमंद में नहीं है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो बहुत अपवाद होते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ताकि आप उनसे याद रखें कि राजसमंद में ऐसा तो नहीं है, सॉरी भीलवाड़ा में ऐसा तो नहीं है। फ्लोरा हाइलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे नीम के पेड़ हमको देखने को मिलते हैं, तेंदू के पेड़ देखने को मिलते हैं और खैर यानी कत्था के लिए काफी फेमस है। वहीं पे अर्थव्यवस्था की बात करें, इसको मैनचेस्टर क्यों कहता है, क्योंकि यहाँ कपड़ा उद्यान बहुत होता है। कपड़ा जो बनाया जाता है उसकी रीढ़ है यहाँ पे, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपको आंसर यहीं पे मिल चुका है। प्रमुख यहाँ पे टेक्सटाइल में क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, मेवाड़ टेक्सटाइल की 1938 में हुई थी। सहकारी कताई मिल जो है वो गुलाबपुरा और गंगपुरा में है। मयूर मिल गुलाबपुरा में है। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल जो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन इन सीएडी सेंटर और कृषि रेडियो सेंटर भीलवाड़ा में मिलता है। वनस्पति घी डालडा का कारखाना भी हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, भीलवाड़ा में देखने को मिलता है, ठीक है। खनिज की बात करें तो रामपुरा, आगूचा, गुलाबपुरा में अभक यानी माइका, देवतला यानी सोना, यहाँ पे हमको सोना देखने को मिलता है। जहाजपुर में हमको क्या देखने को, यूरेनियम देखने को मिलता है। ये सब इंपॉर्टेंट आपके इकोनॉमिक सोर्सेस हैं। हमने पूरा भीलवाड़ा कवर कर लिया हर दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से, सबकी दृष्टि से। बस एक चीज है जो हमने डिटेल में कवर नहीं की है, वो है गोहिल वंश। तो वो आप कवर कर सकते हैं कैसे, उदयपुर और राजसमंद की वीडियो देखिए, क्योंकि वहां पे हमने सारे इंपॉर्टेंट जो भी गोहिल वंश से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितने भी सारे राजा रहे हैं, जितना भी डिवीजन है, जितनी भी शाखा है, सबको कवर किया है। आप वहां जाके देख सकते हैं। अब आपके लिए सवाल है जिसका जवाब आपको सबको देना है। सवाल क्या है कि भीलवाड़ा को किस नाम से जाना जाता है, गुलाबी नगरी, झीलों की नगरी, टेक्सटाइल सिटी यानी मैनचेस्टर सिटी, और या संगमरमर की नगरी। क्या है आपका जवाब, 1, 2, 3 या 4 कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी तरह जिला विशेष की सीरीज के साथ जुड़े रहिए ताकि आप डिस्ट्रिक्ट के बारे में पर्टिकुलर नॉलेज रख सकें, जो आपको आरएएस प्रीलिम्स में काफी काम आएगा। इसी के साथ आरएएस डिस्ट्रिक्ट के साथ जुड़े रहिए अपनी तैयारी को विजय तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।